तो हम अपने पिछले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस की बात करते हुए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे, फ्रांस में जो इस समय राजा था वो था चार्ल्स द टेंथ। तो वो एक रूढ़िवादी राजा था जो कि वियना वाले सम्मेलन के बाद से और ऐसे परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा था जो कि और रूढ़िवादी थे, जो कि राजतंत्र को ज्यादा प्रभाव देते थे ताकि इन सभी राजाओं का यूरोप में प्रभाव बना रहे। पर फ्रांस में इस समय जो स्थिति थी, जैसा आपने पढ़ा होगा, बड़ी क्रांतिकारी स्थिति थी इस समय। तो जो फ्रांस की जनता थी वो इस समय बड़ी राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रभावित थी, बड़ी उनमें लोकतंत्र की भावनाएं थी। तो ये जो सारे कारण थे, इनकी वजह से जो राजा था चार्ल्स टेंथ और जो जनता थी फ्रांस की जो कि लोकतंत्र चाहती थी, उनके बीच एक संघर्ष का समय आ चुका था जो कि 1830 में हुआ, जब चार्ल्स द टेंथ ने अपना प्रधानमंत्री चुना। तो उसने अपना प्रधानमंत्री चुना पॉलिग्नेक को, जो कि एक रूढ़िवादी मंत्री था, जिसने पहले भी उसके जो प्रयास थे वो काफी रूढ़िवादी रहे थे। जैसे लुई द 18th, जो 18वां लुई था, उसके काल में भी वो एक मंत्री था। उस समय भी उसने बड़ी कोशिश की थी कि जो अ, अभिजात्य वर्ग के लोग थे उनके विशेषाधिकार बने रहें। और इसलिए लोग जो इस समय लोकतंत्र की भावनाओं से प्रभावित थे, वो उसके जो राजा ने जब उसको प्रधानमंत्री चुना तो वो खुश नहीं थे। तो इस वजह से एक संघर्ष उत्पन्न हुआ 1830 में। पर जो भी विरोधी थे इसके, चार्ल्स द टेंथ ने ये सोचा कि वो इस विरोध को उत्पन्न नहीं होने देगा। तो 25 जुलाई 1830 को उसने ऐसे चार अध्यादेश दिए जिन्होंने इन सभी उदारवादी और क्रांतिकारी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। पर इससे फ्रांस में लोग ऐसा समझ गए कि ये जो राजा है वो जो लोकतंत्र की भावना बढ़ रही है उसको और बढ़ने नहीं देगा, तो इसलिए उसके खिलाफ विरोध और बढ़ा। और ये जो विरोध उत्पन्न हुआ जो कि राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था, जो कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ था, इसके कारण चार्ल्स द टेंथ को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वो इंग्लैंड चले गए। तो ऐसा जो जुलाई 1830 में जो क्रांति हुई, उसकी वजह से चार्ल्स द टेंथ को फ्रांस से अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर वो फ्रांस से चले गए। तो इसके बाद जो राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी और जो लोकतंत्र की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, वो पहुंची अलग अलग क्षेत्रों में। तो वो जर्मनी और इटली में भी पहुंची, जहां उनका एकीकरण हुआ। पर वो हम पढ़ेंगे आगे अगले अपने पाठों में। पर अभी हम फ्रांस पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि चार्ल्स द टेंथ ने जब गद्दी छोड़ी तो वहां पे क्या हुआ। पर चार्ल्स द टेंथ ने जब गद्दी छोड़ी तो जो बूर्बो वंश था, जो फ्रांस को काफी पहले समय से भी इतिहास में फ्रांस पे जिनका प्रभाव रहा था, वो उसके बाद खत्म होता है और एक नया वंश आता है जो कि ओर्लियन वंश जिसको हम कहते हैं। तो फ्रांस का जो राजा अब होता है वो लुई फिलिप बन जाता है, जो ओर्लियन वंश से है। पर हम ये देखते हैं कि जो लुई फिलिप जो राजा होता है, उसको जो भी उदारवादी क्रांतिकारी जो लोग होते हैं जिनका प्रभाव इस समय बढ़ रहा है, वो उनका इसके पास सपोर्ट होता है। वो चाहते हैं कि लुई फिलिप राजा बने। तो उनके इस प्रभाव के साथ ही लुई फिलिप राजा बन पाता है और वो चालू करता है अपना राज्य फ्रांस में 1830 में, जब उसको वो राज्य मिलता है। तो 1830 की क्रांति के बाद जब लुई फिलिप राजा बनता है और जब पूर्व वंश अपनी गति छोड़ देते हैं, तो उसके हम कुछ प्रभाव देखते हैं। तो इस प्रभाव में हम ये देखते हैं कि वियना सम्मेलन जो अपने प्रयास कर रहा था रूढ़िवादी शक्तियों का प्रभाव बनाए रखने के लिए यूरोप में, उसका पतन होना चालू हो जाता है। उनको एक झटका लगता है और जो 1700 सदी के जो क्रांतिकारी भावनाएं थी, वो पुनर्जीवित होती हैं इस 1830 की क्रांति के बाद। और जो राष्ट्रवाद चाहते हैं जो लोग और जो लोकतंत्र चाहते हैं, उनका प्रभाव वापस से बढ़ने लगता है। तो ये ना केवल फ्रांस में होता है पर पूरे यूरोप में होता है। तो फ्रांस में इन्हीं भावनाओं के प्रभाव के बढ़ने की वजह से लुई फिलिप राजा बनता है, जिसके पास इन उदारवादी क्रांतिकारी लोगों का भी इस इच्छा होती है कि वो राजा बने। तो उसके बाद लुई फिलिप राजा बन जाता है और वो
फ्रांस का राज करता है कुछ साल। लेकिन उसके बाद इन जो लोकतंत्र की भावनाएं उत्पन्न होनी चालू होती हैं, वो और भी वो और भी मजबूत होती रहती हैं, और इस वजह से काफी लोग राजतंत्र का भी विरोध करने लग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि पूरी तरह लोकतंत्र आ पाए फ्रांस में। तो इसी माहौल में जब 1848 में लुई फिलिप जब अपना प्रधानमंत्री चुनता है, तो वो चुनता है एक इंसान को जिसका नाम है गीजो। तो वो जब गीजो को अपना प्रधानमंत्री चुनता है 1848, तो गीजो भी एक रूढ़िवादी मंत्री होता है, जिसकी जो नीतियां होती हैं वो थोड़ी रूढ़िवादी होती हैं। तो वो आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन लोग चाहते हैं, वो उसको रोकता है। वो पूंजीपतियों के साथ होता है। तो इस वजह से जो लोग लोकतंत्र इस समय चाह रहे हैं, उनको ये जो जब प्रधानमंत्री गीजो को चुना जाता है और जब वो ऐसी नीतियां चाहता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और इसी समय इन्हीं नीतियों की वजह से फ्रांस में भुखमरी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि फायदा इन नीतियों का पूंजीपतियों को होता है, तो ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं होता है उनको, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होता है। और इसी वजह से फिर फ्रांस में एक और क्रांति आती है इसी समय 1848 में। और फिर 22 फरवरी को लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़नी पड़ती है, और फिर 24 फरवरी को लुई फिलिप भी इंग्लैंड चले जाते हैं। और इसके बाद इसी समय फ्रांस में जो नेशनल असेंबली होती है, वो गणतंत्र की घोषणा कर देती है। और 21 साल से अधिक उम्र वाले सारे लोगों को वो वोट करने का अधिकार देते हैं। वो सभी लोगों को काम का अधिकार प्रदान करने की घोषणा करते हैं। तो इससे हम देखते हैं कैसे राष्ट्रवाद के साथ साथ इस क्षेत्र में लोकतंत्र की भावना भी बढ़ती है, और लोगों को अलग अलग अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और राजतंत्र का यहाँ पतन होना शुरू हो जाता है। और अब हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि यह है राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो यूरोप के बाकी क्षेत्रों में कैसे पहुंचती है। तो इसकी शुरुआत तो फ्रांस से होती है, जो पहले से शुरू होती है, लेकिन 1830 और 1848 की क्रांतियों में हम इसका एक आधुनिक रूप देखते हैं। हम देखते हैं कैसे राष्ट्रवाद की भावना लोकतंत्र की भावना से जुड़ जाती है। पर हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि ये यूरोप के बाकी देशों में कैसे फैलती है।